YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। स्कूल फीस मामले में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। एचसी बोला, विकट परिस्थिति में किसको फीस देने को कहे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका दे सकती है भाजपा। मध्य प्रदेश व गुजरात का अंकगणित बदला। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की हो गई शुरुआत, भारत में भी देखा जा रहा है असर। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका ने बनाई कोरोना की 20 लाख वैक्सीन, महामारी पर पाया काबू। दाऊद के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों पर अनीस ने कहा, भाई संक्रमित नहीं, डी कंपनी दुबई और पाकिस्तान में बिजनेस चला रही। गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में मेनका गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। एसबीआई का मुनाफा 4 गुना बढ़ा, एसबीआई कार्ड के आईपीओ ने कराई जबरदस्त कमाई। 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ देश में सबसे बड़ी कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्री। तुम्हारी मां हिंदू थी तो हम तुम पर कैसे यकीन कर ले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। सुनील ग्रोवर के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं कपिल शर्मा, बोले छोटे छोटे बातों से रिश्ते खत्म नहीं होते। एफआईआर दर्ज होने के बाद युवराज ने मांगी माफी, चहल के लिए किया था जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल। पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के लिए डीएम की ओर से जारी निर्देश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्कूल को डीएम व आपदा प्रबंधन विभाग से गुहार लगाने की छूट दी है। कोर्ट का कहना है कि इस विकट परिस्थिति में किसी को मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती। इस समय किसको पैसा देने का आदेश दिया जाए, जबकि हर किसी का काम धंधा लगभग ठप है। वकील की प्रैक्टिस बंद है। ऐसे में आप ही बताएं कि किसे फीस देने के लिए कहा जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 25 मार्च को आपदा प्रबंधन विभाग और 10 अप्रैल को डीएम ने आदेश जारी कर एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेने तथा बस फीस व अन्य शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया। स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा चाहिए, मगर स्कूल के पास इतना पैसा नहीं है कि वह दे सके। स्कूल की हर दलील को कोर्ट ने नामंजूर कर अर्जी खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट के रुख को देखते हुए स्कूल की वकील गौतम केजरीवाल ने अपना पक्ष डीएम व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष रखा। इस महीने की 19 तारीख को होने वाला राज्यसभा 10 राज्यों की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगभग 5 राज्यों में कड़ा मुकाबला हो सकता है। बीते कुछ महीनों में अपने अंतर्विरोधी से जूझ रही कांग्रेस के विधायकों के लगातार साथ छोड़ने से कई राज्यों में उसकी स्थिति गड़बड़ा गई है। दोनों दलों में सबसे रोचक मुकाबला गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड व राजस्थान में होगा। कोरोना संकट के चलते 26 मार्च को होने वाले 7 राज्यों की 18 सीटों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने 19 जून की तारीख तय की है। इसके साथ ही कर्नाटक की 4 और मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की एक सीट के लिए भी राज्यसभा चुनाव इसी दिन कराने का फैसला किया गया। इन राज्यों की 6 सीटों के लिए सांसदों का कार्यकाल जून-जुलाई महीने में समाप्त हो रहा है। इसके पहले मार्च में होने वाले चुनाव में 37 राज्यसभा सांसदों को निर्विरोध चुन लिया गया था। हालांकि उसका शपथ ग्रहण अभी होना बाकी है। शुक्रवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण रात 11:15 पर शुरू हो गया था। यह शनिवार की रात 2:32 पर समाप्त हो गया। यह चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 18 मिनट का था। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण था, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण से काफी धुंधला होता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जनवरी के महीने में साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। बता दें कि इस साल पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लगा था और आज साल का दूसरा चंद्र ग्रहण था। इसके बाद तीसरा 5 जुलाई और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में जबरदस्त कामयाबी मिली है। अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन बना ली है। इनके सुरक्षित होने की बात सुनिश्चित होते ही इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गुरुवार को हमने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बैठक की थी। बैठक में पता चला कि हम लोगों ने इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है। हम लोगों ने 20 लाख वैक्सीन तैयार करके रख ली है। अब इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू करना है।
इसके साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर एक बार फिर चीन की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए इस महामारी को पार पाने में कामयाब रहे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खोले जाने पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जॉर्जिया, फ्लोरिडा और साउथ कैरोलिना जैसे प्रदेश जो खुल चुके हैं, उन राज्यों के मुकाबले अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जो राज्य अभी लॉकडाउन में हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को उनके भाई अनीस इब्राहिम ने खारिज किया है। अनीस ने कहा कि कोरोना महामारी भयानक महामारी है, पर उसके भाई दाऊद और उनकी पत्नी या उनका परिवार इससे संक्रमित नहीं है। दाऊद पाकिस्तान और यूएई में अपना बिजनेस चला रहा है। इससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट आई थी कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों के कराची के आर्मी अस्पताल में भर्ती होने का दावा भी इन रिपोर्ट्स में किया गया था। इनमें कहा गया था कि दाऊद के पर्सनल स्टाफ और गार्ड्स को क्वारंटीन किया गया है। एजेंसी के मुताबिक अनीस किस जगह से बात कर रहा था यह मालूम नहीं है। इस बातचीत में अनीस ने कहा कि भाई और शकील अच्छे हैं। केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ यह मामला हथनी की मौत के मामले में दिए गए बयान को लेकर दर्ज किया गया। जलील नाम के एक शख्स की शिकायत पर मेनका गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। मेनका के खिलाफ जो धारा लगाई गई है, उसके अंतर्गत दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देने का मामला बनता है। इसी मुद्दे पर विरोध जताने के लिए कुछ हैकरों ने मेनका गांधी के एनजीओ की साइट को भी हैक कर लिया। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शानदार मुनाफा कमाया है। इस दौरान उसका नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़कर 3,581 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में इसका शुद्ध मुनाफा 838.4 करोड़ रुपए था। एसबीआई को यह शुद्ध मुनाफा एसबीआई के आईपीओ से हासिल रकम की वजह से हुआ। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में हिस्सेदारी बचने से 2,731 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 31 मार्च 2020 को खत्म हुई तिमाही बैंक की कुल इनकम 76,027.51 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले यानी 2018-19 में इसकी तिमाही के 75,670.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए कुल दर्ज 6.15% था, जबकि 2018-19 में इसकी तिमाही के दौरान कुल कर्ज का 7.53% था। जियो में एक और बड़े इन्वेस्टमेंट की खबर से शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी आ गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अब तक सबसे उच्चतम स्तर 1,617.70 रुपए के भाव पर पहुंच गया। इस तेजी में कंपनी की मार्केट कैप बढ़कर 10.30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कोरोना संकट के बाद मार्च में शेयर बाजार तेजी से गिरे थे, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर गिरकर 867 रुपए के भाव पर आ गया। वहीं अब इसकी कीमत 1,600 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक अब मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई मिनाज के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा का मामला दर्ज किया गया है। मामला नवाजुद्दीन की भतीजी सासा सिद्दीकी ने दर्ज करवाया है। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में सासा ने अपने आरोपों को लेकर विस्तार से बात की। इससे नवाजुद्दीन के परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। बकौल सासा, जब उसने नवाजुद्दीन और उनके परिवार को इस बारे में बताया तो उसे धुतकार दिया गया। उसने कहा कि तुम्हारी मां हिंदू थी तो तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर ले। सासा ने जब अपने दुष्कर्म के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार को बताया, तब लोगों ने उनसे कहा कि वह एक हिंदू मां की संतान है, इसलिए वह झूठी है। उसने आगे बताया कि उसकी मां ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था, लेकिन लगातार यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा के कारण उसकी मां ने सिद्दीकी परिवार को छोड़ तलाक ले लिया। कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर के साथ अपने गिले शिकवे मिटा चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी ओर इशारा किया। साथ ही कपिल ने भविष्य में सुनील के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। बॉम्बे टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कपिल ने कहा, सुनील पाजी से मुलाकात रहती है। हम कुछ समय पहले गुरदास मान के बेटे की शादी में पंजाब में मिले थे। इसके बाद एक दिल्ली की शादी में मिले। छोटी छोटी वो चीजें जो होती है उससे रिश्ते तो खत्म नहीं होते। कपिल आगे बोले, सुनील बेहतरीन एक्टर है।
जब मैं कई आर्टिस्ट के साथ काम करता हूं तो मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने सुनील पाजी के साथ बहुत सारी चीजें सीखी और भविष्य में अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के लिए इस्तेमाल किए गए जाति सूचक शब्द पर माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी और कहा, मैंने अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत किया, मुझे इसका दुख है। युवे ने लिखा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं रंग, जाति, पंथ के आधार पर किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं करता। मैंने लोगों की भलाई के लिए जिंदगी जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूं। मैं जीवन की गरिमा में विश्वास करता हूं और बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उस समय मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया जो अनुचित था। हालांकि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे इसका खेद है।